नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे आज के विश्लेषण में। अर्थव्यवस्था में ये जो उतार चढ़ाव आते हैं, कभी एकदम से तेजी तो कभी गहरी मंदी, इसके पीछे की वजह क्या है? आज हम उन दो कह सकते हैं अदृश्य ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे जो इसे चलाती हैं, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर। हमारे पास इस विषय पर कुछ बहुत अच्छे स्टडी नोट्स हैं और हमारा मकसद सिर्फ इन शब्दों की परिभाषा जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये असल में काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने सुना है कि सरकारी खर्च से अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है, पर इसके पीछे जो मैकेनिज्म है, जिसे मल्टीप्लायर कहते हैं, वो क्या है? आपके नोट्स में इसकी शुरुआत एफ.ए. कान से बताई गई है, जो दिलचस्प है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ज्यादातर लोग मल्टीप्लायर को केन्स के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के तौर पर ही जानते हैं, लेकिन इसकी जो नींव थी वो एफ.ए. कान के एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर ने रखी थी। अच्छा, उसमें क्या फर्क था? ठीक है, केन्स का फोकस इस पर था कि जब सरकार पब्लिक वर्क्स में निवेश करती है तो उससे सीधे तौर पर जितनी नौकरियां बनती हैं, कुल नौकरियां उससे कहीं ज्यादा बढ़ती हैं। केन्स ने इसी आइडिया को लिया और उसे रोजगार से आय और निवेश से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये एक चेन रिएक्शन या रिपल इफेक्ट जैसा है ना? बिल्कुल। मान लीजिए सरकार ने किसी प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ रुपए का नया निवेश किया। जैसे सड़कें बनाने पर? हाँ, सड़कें बनाने पर। तो ये 100 करोड़ उन लोगों की जेब में गए जो वहां काम कर रहे हैं, मजदूर, सप्लायर्स, इंजीनियर। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है और एक कॉन्सेप्ट काम आता है जिसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एमपीसी। यानी लोग अपनी बढ़ी हुई कमाई का कितना हिस्सा खर्च करते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। और जो बचाते हैं वो हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी एमपीएस। तो मान लेते हैं कि इन लोगों का एमपीसी है 0.8, मतलब वो अपनी 100 करोड़ की अतिरिक्त आय का 80% खर्च कर देंगे। यानी 80 करोड़ रुपए। हाँ, तो वो 80 करोड़ बाजार में खर्च होंगे, कपड़े, खाना, फोन, कुछ भी। अब ये 80 करोड़ उन दुकानदारों की आय बन गए। और फिर वो दुकानदार भी अपनी इस 80 करोड़ की आय का 80% खर्च करेंगे, जो हुआ 64 करोड़। और ये साइकिल चलती रहेगी जब तक कि खर्च होने वाली रकम लगभग शून्य न हो जाए। अगर आप इस पूरी सीरीज को जोड़ें, 100 करोड़, फिर 80, फिर 64, तो आप पाएंगे कि 100 करोड़ के शुरुआती निवेश ने अर्थव्यवस्था में कुल 500 करोड़ की आय पैदा कर दी। एक मिनट, ये तो जादू जैसा लग रहा है। सरकार 100 करोड़ डाले और 500 करोड़ बन जाए। ये अतिरिक्त पैसा आ कहां से रहा है? हाँ, नहीं, ये जादू नहीं है। ये नया पैसा नहीं छप रहा है। ये उसी पैसे की वेलोसिटी है, मतलब उसके घूमने की रफ्तार। एक का खर्च दूसरे की आय बनता है। मल्टीप्लायर का सीधा सा फॉर्मूला है 1 माइनस एमपीसी। तो हमारे उदाहरण में 1 माइनस 0.8 जो हुआ 1/0.2 यानी 5। बिल्कुल, इसीलिए 100 करोड़ का असर 500 करोड़ का हुआ। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन ये तो एक बिल्कुल परफेक्ट सिनेरियो लग रहा है। असल दुनिया में क्या पैसा हमेशा ऐसे ही घूमता है? आपके नोट्स में लीकेजेस का जिक्र है। हाँ, और ये मल्टीप्लायर की कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। लीकेजेस वो रास्ते हैं जिनसे पैसा इस चेन रिएक्शन से बाहर निकल जाता है, जैसे एक बाल्टी में छेद हो। और सबसे बड़ा छेद तो बचत ही हुई। हाँ, सेविंग्स सबसे बड़ा लीकेज है। 20% पैसा तो हर राउंड में सिस्टम से बाहर ही हो रहा है। और क्या क्या है? कई हैं। अगर लोग बढ़ी हुई आय से अपना कुल कर्ज चुकाते हैं तो वो पैसा आगे खर्च नहीं होता। अच्छा। अगर वे इंपोर्टेड सामान खरीदते हैं, जैसे कोई विदेशी फोन, तो वो पैसा देश की अर्थव्यवस्था से बाहर चला गया। और सरकार भी तो टैक्स लेती है। बिल्कुल, टैक्सेशन भी आय का एक हिस्सा निकाल लेता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो पैसा खर्च करने के बजाय बस नकद रखना पसंद करते हैं। तो इतने सारे लीकेजेस है, बचत, टैक्स, आयात, कर्ज। मुझे तो लग रहा है कि असल दुनिया में मल्टीप्लायर का असर कागज पर दिखने वाले असर से बहुत कम रह जाता होगा। ये एक बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म है। और हाँ, असल दुनिया में मल्टीप्लायर की सटीक वैल्यू निकालना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है। ये हमें कम से कम प्रभाव की दिशा तो बताता है। मंदी के समय जब अर्थव्यवस्था रुकी हुई हो, तब भी सरकार का एक छोटा सा धक्का बहुत जरूरी बूस्ट दे सकता है। और यहीं से शायद असली राजनीतिक बहस शुरू होती है। अगर आप मल्टीप्लायर में विश्वास करते हैं तो सरकारी खर्च एक अच्छा निवेश है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप लीकेजेस को, और एक और तर्क है जिसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं, उसको ज्यादा महत्व देते हैं, तो वही सरकारी खर्च एक बर्बादी है। चलिए इस क्राउडिंग आउट इफेक्ट को भी समझते हैं।
इसका तर्क क्या है? इसका तर्क ये है कि जब सरकार खर्च करने के लिए बाजार से भारी मात्रा में उधार लेती है तो वो निजी कंपनियों के साथ पैसों के लिए कम्पीट कर रही होती है। जिससे ब्याज दरें बढ़ जाती है ना? सही कहा। और जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो प्राइवेट कंपनियों के लिए लोन लेना और नया निवेश करना महंगा हो जाता है। तो सरकार का निवेश निजी निवेश को बाहर धकेल देता है। हाँ, उसे क्राउड आउट कर देता है। तो एक तरफ मल्टीप्लायर से जो फायदा हुआ वो दूसरी तरफ निजी निवेश में कमी से काफी हद तक खत्म हो गया। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? यहीं पर केंजियन और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं कि क्राउडिंग आउट एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन केन्स का तर्क था कि ये बात गहरी मंदी या डिप्रेशन में लागू नहीं होती। उनका कहना था कि मंदी में कंपनियां इसलिए निवेश नहीं कर रही क्योंकि ब्याज दरें ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बाजार में मांग ही नहीं है। फैक्ट्रियां पहले से ही खाली चल रही हैं। बिल्कुल। ऐसे में जब सरकार बैंकों में बेकार पड़ा पैसा उधार लेती है तो वो किसी से कुछ छीन नहीं रही, वो बस एक रुके हुए इंजन को धक्का दे रही है। अच्छा, तो मल्टीप्लायर हमें बताता है कि कैसे एक बाहरी निवेश आय के चक्र को शुरू करता है, लेकिन जब लोगों की आय बढ़ती है और वो खर्च करना शुरू करते हैं तो बाजार में मांग बढ़ती है, और इस बढ़ी हुई मांग से एक और ताकत काम करना शुरू कर देती है, और यहीं से एक्सेलरेटर की कहानी शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया। मल्टीप्लायर निवेश से आय बनाता है और एक्सेलरेटर बढ़ी हुई आय या कहिए उपभोग से निवेश बनाता है। इसका आइडिया जेएम क्लॉक ने दिया था। ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का सिद्धांत है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? हाँ, मतलब जब उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उन चीजों को बनाने वाली कंपनियों को भी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी पड़ती है। इसके लिए उन्हें नई मशीनों में निवेश करना पड़ता है। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे आपके नोट्स में वो जूता फैक्ट्री का दिया है। जरूर। मान लीजिए एक फैक्ट्री में 10 लाख की मशीनें हैं और हर साल 1 लाख की मशीनें पुरानी होकर बदलनी पड़ती हैं। ये उनका नॉर्मल रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अब मान लीजिए जूतों की मांग अचानक 10% बढ़ जाती है। तो इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उन्हें अपनी क्षमता भी 10% बढ़ानी होगी। हाँ, यानी उन्हें 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख रुपए की नई मशीनें खरीदनी पड़ेंगे। तो उस साल उनका कुल निवेश हो गया 1 लाख पुरानी मशीनों को बदलने के लिए और 1 लाख नई मांग के लिए, कुल 2 लाख। एग्जैक्टली। और यहाँ देखिए एक्सेलरेटर का असर। उपभोक्ता मांग में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन पूंजीगत वस्तुओं की मांग यानी निवेश में 100% की बढ़ोतरी हो गई, 1 लाख से सीधे 2 लाख। यही एक्सेलरेटर है। ये दिखाता है कि उपभोग में छोटे छोटे बदलाव भी निवेश में बहुत बड़े तूफानी उतार चढ़ाव ला सकते हैं। और ये उल्टा भी काम करता होगा। बिल्कुल। अगर अगले साल मांग वापस पुरानी हो जाए तो कंपनी कोई नई मशीन नहीं खरीदेगी। उनका निवेश 2 लाख से गिरकर सिर्फ 1 लाख रह जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा अस्थिरता है। लेकिन ये सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित होगा, जैसे ये मानकर चल रहा है कि फैक्ट्री पहले से ही 100% क्षमता पर काम कर रही है। ये इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। अगर अर्थव्यवस्था में स्पेयर कैपेसिटी है, मतलब मशीनें पहले से खाली पड़ी हैं, तो एक्सेलरेटर काम नहीं करेगा। कंपनियां बस उन्हीं मशीनों को ज्यादा देर चला लेंगी। हाँ, और ये भी मान लिया गया कि कंपनी को यकीन है कि ये बढ़ी हुई मांग स्थायी है। कोई भी 2 महीने की तेजी के लिए करोड़ों का निवेश नहीं करेगा। सही बात है। बिजनेस कॉन्फिडेंस भी तो जरूरी है। बहुत जरूरी। इसके अलावा ये सिद्धांत मानता है कि निवेश के लिए सस्ता क्रेडिट आसानी से उपलब्ध है, जो हमेशा नहीं होता। तो अब हमारे पास 2 बड़ी ताकतें हैं, मल्टीप्लायर जो एक शुरुआती धक्के को बड़ा करता है, और एक्सेलरेटर जो उस बड़े हुए खर्च को और भी बड़े निवेश में बदल देता है। ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं? ये मिलकर एक कह सकते हैं विस्फोटक फीडबैक लूप या सुपर साइकिल बना सकते हैं। वो कैसे? सोचिए, सरकार ने 100 करोड़ का निवेश किया, मल्टीप्लायर ने उसे 500 करोड़ की आय में बदल दिया। ठीक है। इस बड़ी आय से लोगों ने ज्यादा सामान खरीदा, मांग बढ़ी और एक्सेलरेटर शुरू हो गया। हाँ, कंपनियों ने मांग को पूरा करने के लिए मान लीजिए 200 करोड़ का नया निवेश कर दिया। अब ये जो 200 करोड़ का नया निवेश है, ये उन लोगों की आय बन गया जो मशीनें बना रहे हैं। और इस पर फिर से मल्टीप्लायर काम करेगा। बिल्कुल। ये 200 करोड़ अब मल्टीप्लायर से 1000 करोड़ की आय पैदा करेंगे और ये चक्र खुद को और बड़ा करते हुए चलता जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त बूम या तेजी आ जाएगी। हाँ, लेकिन यही साइकिल उल्टा भी चल सकता है और यही चीज मंदी को इतना खतरनाक बनाती है। थोड़ी सी मांग में कमी आई तो कंपनियों ने निवेश रोक दिया, जिससे नौकरियां गई, आय कम हुई और मल्टीप्लायर ने उस कमी को और बढ़ा कर दिया, जिससे मांग और भी कम हो गई और अर्थव्यवस्था एक गहरे गड्ढे में गिर सकती है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है
कि मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर अर्थव्यवस्था के छोटे बदलावों को बहुत बड़ा बना देते हैं। मल्टीप्लायर एक चिंगारी को आग बनाता है और एक्सेलरेटर उस आग पर गैसोलीन डाल देता है। लेकिन जैसा हमने देखा, ये सिद्धांत सीधी रेखा में काम नहीं करते। लीकेजेस, स्पेयर कैपेसिटी, बिजनेस कॉन्फिडेंस, ये सब इनके असर को बहुत जटिल बना देते हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये देखते हुए कि असल दुनिया में इतनी सारी जटिलताएं हैं, ये आर्थिक मॉडल किसी नीति के परिणाम की भविष्यवाणी करने में कितने भरोसेमंद है? जब कोई सरकार एक बड़े खर्च पैकेज की घोषणा करती है, तो क्या हमें पूरे सैद्धांतिक असर की उम्मीद करनी चाहिए, या हम असल में एक बहुत ही जटिल मशीन को एक साधारण हथौड़े से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं?